ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। Redefining the horror। आ गए आगे की कहानी सुनने के लिए, तो ध्यान से सुनो। अमित और सूरज दौड़ पड़े आम के बगीचे की ओर, जहां पेड़ पर कीलों पर टंगा राहुल करहा रहा था। कमल और उसके साथी हंस रहे थे। वही कमल जो राहुल के सपनों में आकर यातनाएं देता था, वही कमल जिसके बाप से ठाकुर सोमेश्वर ने जमीन हड़प ली और उसके परिवार को उसी के खेत के बीच जिंदा जला दिया गया। इंतकाम की आग में जल रहे ये लोग आज अपना बदला लेने जा रहे हैं। अमित राहुल की ओर दौड़ा। राहुल 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 बेहोशी की हालत में एक नजर अमित की ओर देखता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। राहुल फिर बेहोश हो जाता है। कमल और उसके साथी अमित को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अमित का पूरा ध्यान राहुल की ओर रहता है। जैसे ही कमल राहुल के सर पर डंडा मारने की कोशिश करता है, सूरज गोली चला देता है। गोली अमित के कानों के पास से होती हुई कमल के चेहरे को लगती है और उसके आधे चेहरे के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका जबड़ा लटक जाता है। कमल अपना टूटा जबड़ा हाथ में लिए कहता है, मारो इन्हें। इस बार फिर गोली चलने की आवाज गूंजती है और कमल के बाकी बचे सर के परखचे उड़ जाते हैं। कमल का धड़ बिना सर के इधर उधर भटकने लगता है। अमित राहुल को पेड़ से छुड़ाने लगता है, पर उसके हाथ पैरों में कील मजबूती से गड़ी होती है, जिन्हें अमित अपने हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। अमित के हाथ भी कीलों से छिल जाते हैं और उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। खून की एक धार अमित के हाथ से बहती हुई अमित की कोहनी तक जाती है और जमीन पर टपकने लगती है। उस खून की बूंद जमीन पर पड़ते ही तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। कमल का धड़ इधर उधर घूमने की बजाय एक जगह खड़ा हो जाता है। जो लोग डंडे लेकर अमित के पीछे दौड़ रहे थे, वे सभी एक जगह खड़े हो जाते हैं। हैरान अमित उन्हें देखता रहता है। राहुल को पेड़ से छुड़ाकर अपने कंधे के सहारे उठा लेता है। राहुल बेहोशी की हालत में अमित के कंधे से लटका हुआ रहता है, लेकिन इसी बीच फिर गोली की आवाज गूंजती है और एक एक करके सबके सर उड़ाता हुआ सूरज अमित की ओर आता है। अमित एक नजर सूरज की ओर देखता है। सूरज की आंखों में खून उतर आया है। न जाने कितने सालों से उसे इस दिन का इंतजार था। बंदूक ताने वो अमित की ओर देखता रहता है। तभी तेज हवा से पेड़ की डालें हवा में तेजी से लहराती है। आसमान की ओर डायन हवा में उड़ती हुई अमित के आगे उतर जाती है और पेड़ों से लटकी लाशें एक एक करके जमीन पर गिरने लगती है। धीरे धीरे आम का बागान लाशों के ढेर में बदल जाता है। कमल और उसके आदमियों के धड़ भी जमीन पर गिर जाते हैं। डायन अमित की ओर इशारा करती हुई आगे बढ़ती है। तभी सूरज एक और गोली दाग देता है, जो डायन के सिर पर लगती है। उसके सर से काला खून टपकने लगता है, जिसे देखकर डायन मुस्कुराती है और सूरज की ओर देख जोरों से चीखती है। इस चीख से सूरज दूर झाड़ियों में जा गिरता है। पीछे आ रहा रामदयाल उसे संभालते हुए कहता है, इसे जलाकर मारना होगा। मैं गाड़ी से कुछ पेट्रोल निकाल के लाया हूँ। अमित की चिंता मत करो, अमित उसी का खून है। ये बात वो जान गई है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब अमित ही हमें डायन के कहर से बचा सकता है। मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये डायन। इतनी बेरहमी से इसने मेरे माँ बाप को मार डाला, तब से मैंने ठान लिया था बाकी जीवन मैं सिद्धियाँ पाने में लगा दूंगा, और जिस दिन मुझे ये सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, मैं इस मौत के साये से इस गांव को मुक्ति दिलाऊंगा। डायन अमित के चेहरे को नाखूनों से कुरेदती हुई कहती है, तू भाग जा। क्यों आया है यहाँ? दिख नहीं रहा तुझे? यहाँ मौत घूम रही है चारों तरफ। भाग जा। राहुल को छोड़ दो, वो निर्दोष है। क्यों सबकी जानें ले रही हो? छोड़ दो उसे। जो यहाँ आएगा मारा जाएगा। जान प्यारी है तो भाग जा।
इसी के साथ राहुल का शरीर उसी बेहोशी की हालत में हवा में लहराता हुआ डायन की ओर चला जाता है। डायन उसके सर पर हाथ फेरती है और उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा देती है। राहुल दर्द से चीख उठता है। उसका चेहरा पहले पीला फिर सफेद पड़ने लगता है। चेहरे से राख उड़ने लगती है। राहुल अमित की ओर देखता है। उसकी आंखें भी पीली हो चुकी है, उसी डायन की तरह। कुछ देर बाद डायन उसे छोड़ देती है, लेकिन राहुल का शरीर अब भी हवा में ही स्थिर रहता है। अमित जान गया था राहुल भी अब उन्हीं बुरी शक्तियों का मालिक है जैसे यहाँ के सभी लोग। राहुल कुछ देर तक तो अमित की ओर देखता है, लेकिन अगले ही पल वो डायन की ओर झपटता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एक गजब की ताकत राहुल के शरीर में आ गई थी। अब शैतानियत ही शैतानियत से लड़ने लगी। डायन ने तुरंत कौवे का रूप धारण किया और राहुल के चंगुल से आजाद होकर आसमान में उड़ने लगा। राहुल भी डायन का पीछे करने लगा, हाथों से उसे झपटने की कोशिश करता, पर डायन काफी तेजी से उड़ रही थी। फिर राहुल ने भी बाज का रूप धारण कर लिया और तेजी से डायन का पीछा करते हुए उसके पंखों पर झपटा, जिससे डायन सीधे खेतों में आ गिरी। वहीं लंबी घनी घास से घिरे खेत, जिस पर गिरते ही डायन ने अब की बार काली भेड़िए का रूप धारण कर लिया। राहुल भी जमीन पर उतरते हुए भेड़िए के रूप में आ गया। आमने सामने भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। रामदयाल, सूरज और अमित उस खेत की ओर भागे। रास्ते में मिलने वाले नरभक्षियों को सूरज गोलियों से भून रहा था। ये सूरज की सिद्धियां थी जिससे वो उन्हें मार सकता था। अमित और रामदयाल की चलाई गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता था, तो रामदयाल और अमित बंदूकों में कारतूस भर भर कर सूरज को दिए जा रहे थे। वहां डायन और राहुल का भेड़िया रूप आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मुकाबला बराबरी का था। दोनों एक दूसरे को काफी जख्म दे चुके थे। कभी डायन उस पर झपट पड़ती और कभी राहुल उस पर झपट पड़ता, लेकिन इस बार जैसे ही डायन ने राहुल पर झपट्टा मारा, राहुल ने डायन के भेड़िए रूप को एक और झिटक दिया। राहुल अपने असली रूप में आ गया, लेकिन शैतानियत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वही पीली आंखें, लंबे नुकीले दांत, लंबे नाखून और सफेद पड़ चुका चेहरा बता रहा था कि अब सामने राहुल नहीं, एक शैतान है। डायन भी अपने रूप में लौट आई थी। राहुल ने झुककर जमीन पर हाथ रखा और जोर जोर से कहने लगा, ऐ कालनगर के वासियों, मैं ठाकुर राहुल प्रताप सिंह, सोमेश्वर सिंह का बेटा। तुम अपने इंतकाम का बदला चाहते हो तो आओ मुझसे मुकाबला करो। चले आओ भूत प्रेत नरभक्षी और तुम डायन, आओ मुकाबला करो मेरा। इसी के साथ तेज अंधड़ चलने लगा। लाशें वापस जिंदा होकर राहुल की ओर बढ़ने लगी। कुएं, तालाब, झाड़ियों और पेड़ों से शैतानी ताकतें राहुल की ओर बढ़ने लगी। रामदयाल, अमित, सूरज तीनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा था। रामदयाल वहीं सड़क पर बैठकर छाती पीटने लगा। उठो काका, अभी देखो क्या होता है। आज पहली बार शैतान को शैतान से लड़ते देख लो। ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। अबे ओ बूढ़े, उठ भी जा, उठ। सूरज अब भी बेहद गुस्से में था। उन सभी शैतानी आत्माओं का ध्यान हमसे हटकर राहुल की ओर बढ़ गया था। वो सभी राहुल की ओर बढ़ रहे थे। डायन उस पर हंसने लगी। आज तेरा आखिरी दिन है, तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। वो सभी राहुल के बेहद करीब आ चुके थे। तभी राहुल ने अपना मुंह खोला और उन सभी आत्माओं को अपने भीतर सोखने लगा। डायन की हंसी अचानक बंद हो गई। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। एक एक करके वो सारी शैतानी ताकतें राहुल में समा गई। राहुल की आंखें लाल हो चुकी थी। डायन जैसे ही उसकी ओर झपटी, राहुल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। डायन छटपटाने लगी। राहुल उसे उसी बरगद के पेड़ की ओर ले जाने लगा जिस पर उसे लटकाया गया था। राहुल ने उसे पेड़ पर टिका दिया और उसे गर्दन से दबोचे रखा। रामदयाल, अमित और सूरज उस पेड़ की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर रामदयाल ने पेट्रोल उंडेल दी और उसे आग लगा दी। डायन चीखने चिल्लाने लगी। फिर राहुल ने उसकी आत्मा को भी अपने अंदर सोख लिया। डायन उसके हाथों में ही जलकर राख हो गई। तभी राहुल गुर्राया, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। राहुल उन तीनों की ओर लपका, लेकिन वो तीनों वहां से तुरंत भागे।
बरगद के पेड़ से बंधी रस्सी राहुल की गर्दन पर लिपटी और राहुल उसी से लटक गया। उसका शरीर हवा में झूलने लगा और एक भयानक हंसी हंसा। उसके मुंह से अब कई लोगों की आवाज आ रही थी। वो सभी आत्माएं अब एक जिस्म में कैद थी। भाग जाओ और फिर लौट के कभी मत आना। भाग जाओ। अमित दौड़कर अपनी कार स्टार्ट कर लेता है। रामदयाल काका, सूरज, जल्दी चलो, जल्दी आओ। लेकिन रामदयाल वहीं सहमा हुआ रुक जाता है। एक नजर हवेली की ओर देखकर कहता है, बेटा तुम जाओ। सूरज आगे बढ़कर अमित की कार का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, सुबह होने वाली है अमित, जाओ, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, हमें यहीं रहने दो। जाओ जाओ, चलो जल्दी करो, जाओ। अमित गांव की मुख्य सड़क पर गाड़ी मोड़ देता है। अपनी गाड़ी के रियर मिरर से एक बार रामदयाल और सूरज की ओर देखता है। सूरज और रामदयाल धुआं बनकर उड़ जाते हैं। अमित भौचक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह अचानक हुआ क्या रामदयाल काका और सूरज भी शैतानी साए थे? वहीं दिन निकलने लगा। अमित ने कार की रफ्तार तेज कर दी। रामदयाल और सूरज, आखिर ये सब क्या था? इस सोच विचार में अमित का ध्यान चूक जाता है और गांव के बाहर लगे बोर्ड से कार टकरा जाती है और कार के स्टीयरिंग से उसका सर टकरा जाता है। अमित कुछ देर बेहोश रहने के बाद जागता है। वापस कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार धुआं देकर बंद हो जाती है। अमित कार को धकेलता हुआ ले जाता है। कुछ दूरी पर उसे किस्मत से मैकेनिक मिल जाता है। गाड़ी खराब हो गई है। पर हुआ क्या? गांव के बाहर बोर्ड से टकरा गई थी। कौन सा गांव साहब? कालनगर, नाम तो सुना ही होगा। जी साहब, पर वो गांव तो कई सालों पहले उजड़ चुका है, कोई रहता वहता नहीं है वहाँ पे। मैकेनिक गाड़ी ठीक करने लगा। आप किस लिए आए यहाँ? कुछ जमीन का काम था। जमीन? कुछ साल पहले ठाकुर साहब के बेटे भी आए थे इसी जमीन के चक्कर में। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, एक सेठ ने यहाँ कॉलोनी बसाने का सोचा। कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली। बाकी परिवार ना जाने कहाँ गायब हो गया और ठाकुर साहब के बेटे राहुल, उनका भी कोई अता पता नहीं चला। आप भी तो होकर आए साहब, कोई मिला क्या वहाँ? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। उजड़ा हुआ गांव है, यहाँ बरसों से कोई नहीं आया साहब। लो, गाड़ी ठीक हो गई, वायरिंग जल गई थी बस। अमित सोच में पड़ जाता है। मैकेनिक को पैसे चुकाकर कार का दरवाज़ा खोलता है। उसे सीट पर एक फाइल पड़ी मिलती है। अमित उसे खोलकर देखता है। उसमें उसके घर और खेत के कागज होते हैं। ज़मीन राहुल ने वापस उसके नाम कर दी थी और फाइल के कवर पर खून से लिखा हुआ था, अफसोस ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। दोस्तों, कालनगर सीरीज यहीं पर हुआ समाप्त। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने भूतिया दोस्तों के साथ शेयर करें, वरना अंजाम क्या होगा वो आपको पता ही होगा। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।